गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं आप लोगों को संधि पढ़ा रहा हूँ, तो संधि में हमने आपको स्वर संधि पढ़ा चुका हूँ और व्यंजन संधि भी हमने आपको कुछ कुछ बता दिया हूँ। आगे ये चर तो खर अनुस्वार परसवर्ण, ठीक ना, ये सब हो गया है। आगे जो हम 6 पढ़ेंगे वह है लत्व, जिसको हम तोरली के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। ये संधि आज हम देखेंगे। तो देखिए, इस संधि में यदि त वर्ग के बाद ल आए, किसके वर्ग के बाद? त वर्ग के बाद। त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है। माने कि अगर त वर्ग है, त वर्ग में त थ द ध न यही वर्ण होते हैं, तो इन वर्णों के बाद अगर ल आए तो जो त वर्ण है उसका ल वर्ण हो जाता है। किंतु न के बाद अगर ल आने पर अनुनासिक लंग, माने कि ऊपर ल के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ल का अनुनासिक के चिन्ह पूर्ण वर्ण में पर पड़ता है। जैसे है उत्धन लंघनम। अब देखो यहाँ पे त है, त के बाद ल आया हुआ है तो त का ल हो गया, ठीक ना। ततधन लीन तल्लीन, उत्धन लिखनम उल्लिखितम। अब यहाँ पे देखो कि महान धन लाभ है तो महान लाभ है, माने कि ऊपर चंद्र बिंदु है। न के बाद अगर ल आता है तो वहाँ पे चंद्र बिंदु हो जाएगा, ठीक ना। ये लिखने के बाद 2 उदाहरण दे दीजिएगा। अगला है ये 7th था। 8th है छत्व, ससो सच्छो अति। यदि स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का, स के पूर्व माने कि पहले, स के पहले यदि किसी भी पद के पदांत में किसी भी वर्ग का प्रथमा, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या यरलव अथवा ह हो तो स के स्थान पे छ हो जाता है, ठीक ना। यदि स के पहले पदांत में किसी भी पदांत माने कि पद के अंत में जैसे कि है एतत धन शोभनम, तो शोभनम का स के पूर्व किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या यरल या रलव या ह हो तो स के स्थान पे छ हो जाता है। तो देखो एतत धन शोभनम तो त है, स के पहले त आया हुआ है तो त का क्या हो गया, +6 बराबर क्या हो गया, त का च में परिवर्तन और छ हो गया, तो एतत् शोभनम, ठीक ना। तत् धन श्रुत्वा तत्श्रुत्वा, ठीक। अगला है आपका 9th च का आगम। च का आगम में 6 च। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व स्वर मालूम ही है आपको, मैंने बताया है ह्रस्व स्वर माने कि जो बोलने में कम समय लगते हैं वे ह्रस्व स्वर होते, अ ई उ, ठीक ना, अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर के पश्चात माने बाद में यदि छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है, माने कि छ के पहले च वहाँ पे लग जाएगा। जैसे है तरु धन छाया, तो यहाँ पे तरु र में देखो कि छोटा ऊ है, +6 आया हुआ है, तो 6 आए तो 6 के पूर्व, 6 के पहले क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, तो ऊ + च + 6 तो क्या हो जाएगा, तरु छाया। अनु + छेद अनुच्छेद, ठीक ना। 10th है आपका र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, रोरी, ठीक ना। र का लोप होता है और अगर पूर्व स्वर है तो वह दीर्घ स्वर होता है, यदि उसमें ह्रस्व है तो वह दीर्घ हो जाता है। यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है। यदि र के बाद र आता है तो जो पहला र रहता है उसका लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। उसका जो पूर्ववर्ती स्वर है वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। पूर्ववर्ती माने कि पूर्व में जो स्वर है, ठीक ना। जैसे है स्वर धन राज्यम, तो यहाँ पे देखो कि ये जो र है उसका लोप हो जाएगा, ठीक ना, और व में आ जुड़ जाएगा। व ह्रस्व है, व में अ जो है ह्रस्व है तो वहाँ दीर्घ हो जाएगा वा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बना स्वा
स्वराज्यम। निर्धन रोग, अब देखो कि निर र के बाद र आया हुआ है, तो वहाँ पे जो नी है, नी में बड़ी ई लग जाएगा और प्लस र, तो क्या हो गया निरोग है। ठीक ना। फिर है 10th 11th है न का ड़ होना। यदि एक ही पद में री र या स के पश्चात न आए, ठीक ना, कौन कौन से अक्षर, री र या स, इनके बाद अगर न आए तो न का ड़ हो जाता है। तो जो न वर्ण है उसका अण में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। ठीक ना। यदि एक ही पद में री र या स के बाद, अब यहाँ पे देखो कि श के बाद अड़, तो वहाँ पे न अगर आता है तो वह अड़ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक ना। अट अर्थात अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ ए ओ ऐ औ ह य व क वर्ग प वर्ग आंग, ठीक ना, तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी ड़त्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। उदाहरण नराधन नाम, नराणम। ठीक ना। आगे ये आपका व्यंजन संधि खत्म हो गया है। इसका जो अभ्यास कार्य है इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, या बुक होगी व्याकरण विधि का तो उसमें भी लिख सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। जैसे है समुचितम संधि विच्छेदम रूपम पूर्यत, ठीक ना, दिगंबर है, तो ये है प्लस अंबर दिया हुआ है, दिक होगा कि दिग होगा ये आपको लगाना। मच्छी रहमत धन, जगदीश है जगत धन, अयम गच्छति, तो कौन सा अयम होगा वो ऐसे निरोगा, ठीक ना, तल्लीना, ये सब, ये निरोगा तल्लीना ये सब जगदीशा ये सब परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत, ठीक ना, सत धन जना, तो क्या होगा सज्जना होगा कि सत जना होगा, ठीक ना। अभी हमने आपको ऊपर बताया हूँ तो इसको आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक ना। थर्ड है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानाम यथापेक्षम संधिम अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। जैसे है जगच्छुआनी, ठीक ना, उतधन लिखितम, निरोग, ठीक ना, ये है आपका। थर्ड आता है विसर्ग संधि, ठीक ना। विसर्ग संधि 1 मिनट देख लूँ कितना है, अगर आज पॉसिबल है तो मैं हाँ करा तो सकता हूँ, ठीक ना। विसर्ग संधि ज़्यादा ये कठिन नहीं है। विसर्ग के पश्चात माने बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर, स्वर रहे या व्यंजन वर्ण रहे, तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक ना। इसमें है सत्व माने विसर्जनीय सह, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा स, ठीक ना, प्रत्येक वर्ग माने 5 वर्ग जो हैं कुचु टू तुपु, ठीक ना, ये 5 वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या तो स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद सलजम का स हो तो विसर्ग के स्थान पर स आएगा, तथा यदि ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है। ठीक ना। जैसे नमः धन ते, अब देखो कि विसर्ग के बाद त वर्ण है तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा स हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा नमस्ते। बालकः धन तरति, बालकस्तरति, इतः धन ततः, तो इतस्ततः, ठीक ना। धनु धन टंकार, धनुष टंकार, अब यहाँ पे देखो ट आया शब्द तो स हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि 6 वर्ण आया हुआ है तो यहाँ पे स हो गया, ठीक ना। बताया ना कि यदि विसर्ग के बाद स हो या विसर्ग के स्थान पर स आएगा तो यदि ट या ठ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक ना। अगला है, इसके 2 उदाहरण लिख लीजिएगा। अगला है सत्व संधि, यदि विसर्ग के पूर्व माने पहले ई या ऊ हो तथा बाद में क ख या प फ, ठीक ना, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण का स हो जाता है। जैसे निधन कपट,
निष्कपट। तो देखो विसर्ग के बाद क वर्ण आया हुआ है, ठीक ना, क ख या प फ हो, ठीक ना। तो और उसके पहले ई या ऊ हो, तो देखो विसर्ग के पहले न में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक ना। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो निष्कपट, निधन फल निष्फल, दुहधन कर्म दुष्कर्म। यदि नमः और पूरह के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। नमः धन कारह, तो यहाँ विसर्ग के बाद क आया हुआ है, और नमः और पूरह इन दोनों का ध्यान रख लीजिएगा, तो वहाँ के पे विसर्ग का स, सलजम का स हो जाता है। अगला है विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप। अतो रो प्लुताद प्लुते। यदि विसर्ग से पहले, ठीक ना, विसर्ग के पहले ह्रस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व अ हो, उसके बाद भी ह्रस्व अ हो, माने कि विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो, तो विसर्ग का रू आदेश हो जाता है। माने कि रू के स्थान पे ऊ आदेश, उसके बाद अ प्लस उ गुण हो करके ओ, तथा ओ प्लस अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने का ओ ही रहता है। ओ के बाद अ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह द्वारा दिखाई जाती है। देखो यहाँ पे जैसे बालह धन अयम, विसर्ग का ऊ आदेश, क्योंकि विसर्ग के बाद ल में अ है, फिर उसके बाद अ आया, तो बाल प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस अयम, ठीक ना। तो यहाँ पे हुआ कि बाल प्लस अ प्लस ऊ प्लस अयम, तो अ प्लस ऊ को ओ आदेश, तो बाल प्लस अ प्लस ऊ प्लस अयम, तो बाल प्लस ओ प्लस अयम हुआ, ठीक ना। तो ओ प्लस अ को इसमें परिवर्तित रूप हो गया, तो बालो प्लस अयम, तो बालो अयम, ठीक ना। ये समझ रहे होंगे कि विसर्ग के कैसे ऊ का आदेश हुआ। जैसे कि विसर्ग के पहले ल में अ है, तो बाल लिखे प्लस अ लिख दिए, फिर विसर्ग है, फिर उसके बाद अयम है, ठीक ना। तो बराबर क्या हुआ, बाल प्लस अ, ठीक ना, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, रू का ऊ, तो विसर्ग का अ प्लस ऊ हो गया प्लस अयम, तो अ प्लस ऊ का आदेश ओ होता है। विसर्ग गुण संधि आपने पढ़ा हुआ है, अ प्लस ऊ बराबर ओ, तो बाल प्लस अ प्लस ऊ अयम, तो बाल प्लस ओ हो गया प्लस अयम, तो यहाँ पे ओ का अ में परिवर्तन हो गया, ठीक ना। बालो फिर अयम, ओ प्लस अ को इसमें अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो गया, तो बालो अयम। सहधन अवदत सो अवदत निपाधन ये है, ठीक ना। उसके बाद हस्य, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में वर्गों में तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा यरलव या ह हो, तो विसर्ग के स्थान पर र पुनः र का आदेश उ तदंतर अ प्लस उ का गुण होकर के ओ हो जाता है। जैसे तपह धन वनम, तो तप प्लस अ प्लस विसर्ग, ठीक ना, प्लस वनम, तो तप प्लस अ प्लस विसर्ग का र प्लस वनम, तो तप प्लस अ प्लस र का उ हो जाता है, ठीक ना। रू का अ प्लस उ र के स्थान पर उ, तप प्लस ओ प्लस वनम, तो तपोवनम। मन धन रथ मनोरथ। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको पुनः मैं स्कूल ओपन होने के बाद पुनः मैं इसको ब्लैक बोर्ड के ज़रिए आपको पुनः मैं समझाऊंगा। एक बार इसके ज़रिए मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा या समझ में आ भी रहा होगा तो इसको मैं पुनः एक बार ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा ही, ठीक ना। रुत्वम, तो विसर्ग का र, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे मुनि धन अयम, तो यहाँ पे देखो कि मुनि में ई है के बाद विसर्ग है, फिर अयम है, तो मुन प्लस ई प्लस विसर्ग का र हो गया, मुनि र यम, ठीक ना। ये भी आपका खत्म हो गया। इसमें भी देखिए अभ्यास कार्य है, समुचित संधि पदम चित्वा लिखत, ठीक ना। इतः धन ततः, तो क्या होगा इतस्ततः, दो धन कर्म दुष्कर्म, ठीक ना। अभी हमने आपको ये समझाया। आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद है संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, तो
तो संधि विच्छेदम में कीटो अपि क्या होगा, भोजो नाम, ठीक ना। ये सब जो हैं ये आप देख करके समझ करके लिखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक ना, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। मंदबुद्धि मनस्तापस्य कारण भवत निष्कपटः जन शोभते बालो गच्छति, ठीक ना। ये सब है, तो ये आपका ये और भी है, देख लीजिए, ठीक ना। संयोग कृत्वा, इसका संयोग करना है, ठीक ना। ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो इसको मैं बाद में आपको दे दूंगा PDF में नोट्स के रूप में, ठीक ना। आप जितना मैं समझाया हूँ उसको एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको पुनः बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।